क्लास नोट्स निकाल लें सभी लोग। पेपर आप सभी ने देख ही लिया है, तो आपको पता चली गया है कि पढ़ाई का लेवल अब कैसा रखना है। ठीक है, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है पहले वो बता देता हूँ। वैसे तो सब आप 12th पास हैं, किस तरह से अपन को साल भर पढ़ाई करनी है वो थोड़ा सीख लेते हैं। पहला, एक तो क्लास नोट्स की कॉपी बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक फेयर कॉपी बनेगी। घर जाके आपको फेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्लास में ही लिखें। जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सब आपको कॉपी में लिखना है। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कोई डीपीपी का सवाल कर रहा हूं, मॉड्यूल का कर रहा हूं, वो सब आपको नोट्स में लिखना है। थोड़ा पंखे धीमे कर दो, 2 पे कर दो सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स की कॉपी। इसको रंग बिरंगा नहीं बनाए। ऐसा नहीं है 5-5 6-6 पेन से लिख रहे हो, 2 पेन से लिखेंगे पर्याप्त है। एक ब्लैक से एक ब्लू से, 6-6 8-8 कलर के पेन से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आएगी एक प्रैक्टिस कॉपी। खेल इसका सबसे ज्यादा है। इसमें क्या क्या होगा, आपको हम डीपीपी देंगे, उस डीपीपी को इसमें आपको सॉल्व करना है। आपको मॉड्यूल मिलेगा, वो मॉड्यूल भी इसमें आपको सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर होंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, उसमें जो कठिन सवाल हैं उसमें आपको सॉल्व करना है। ये 2 कॉपी से काम चलेगा। अभी 2025 के पेपर के बाद सेकंड कॉपी की वैल्यू बढ़ गई है। पेपर इतना बढ़िया आया है कि आपको पता है कि भैया अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल खूब आपने कर लिए, अब थोड़े से आपको एडवांस चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिस कॉपी जरूर डालें, जिसमें जैसे कभी भी आपको सॉल्व करना है, मान लो आज की डेट डाली आपने, 12 मई लिखा, डीपीपी नंबर 1 लिखा, सॉल्व करना चालू कर दिया। उसमें काटा कूटा चलेगा, ऐसा नहीं है बहुत सुंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 किया, नहीं हुआ, काट दिया, यहाँ वापस अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। उसमें कोई अपन को सुंदर सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, ये प्रैक्टिस कॉपी है। ये जितनी ज्यादा भरेंगी उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मान के चलिए कि आप जैसे जैसे कॉपी भरते जाएंगे, 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी, उससे आपका सिलेक्शन की रेट बढ़ेगी। केवल और केवल क्लास नोट्स के भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपने पिछले 2 साल में ध्यान नहीं दिया, वो है एनसीईआरटी। केमिस्ट्री बायो की तो फिर आप थोड़ी बहुत खोल लेते हो, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो बहुत कम बच्चे खोलते हैं। और ध्यान रखिए, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल एक एक सवाल आना चाहिए, चाहे सॉल्व हो अनसॉल्व हो, सारे करने। ये सब किस में होगा, इस प्रैक्टिस कॉपी में। जैसे कोई चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का आपको जब जब होमवर्क मिले, डीपीपी मिला आपने डीपीपी करा, मॉड्यूल करा, एनसीईआरटी करा। 2 कॉपी आपको मेंटेन करनी है ईमानदारी से, एक क्लास नोट्स की कॉपी और एक प्रैक्टिस कॉपी। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 शुरू कर रहे हैं, एक 11th स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं, एक 12th में। 11th में शुरू करेंगे कल से पीके सर, जिसमें बेसिक मैथ वेक्टर वहां से शुरू करेंगे। 12th में मैं पहले शुरू कर रहा हूँ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लिए शुरू कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रो से पढ़ने के लिए थोड़ा आपको वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ कूलम फोर्स के सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जब तक यहाँ वेक्टर होगा, बेसिक मैथ होगा, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पहले क्या पढ़ लेते हैं, ऑप्टिक्स तैयार कर लेते हैं। ऑप्टिक्स में फायदा ये है कि डर बैठा हुआ ऑप्टिक्स का, पर ऑप्टिक्स का किसी चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। अगर आपने समझ लिया तो आपका सीधा तैयार है। 4 से 5 सवाल मिलते हैं ऑप्टिक्स में। तो पहला ये ध्यान रखिए किस तरह से पढ़ाई करनी है। नया साल है, पूरी एनर्जी के साथ हमें पढ़ाई करनी है। ड्रॉप लेने का हमने सोच लिया है, पेपर देख लिया है। इस तरह का पेपर देखने के बाद अब चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जब हमने पेपर खोला था तो हमारे मन में पहले से सेट था कि भैया इससे बिना काम नहीं चलेगा। लास्ट ईयर सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज 640 645 650 मिला है, तो आपको पहले से क्लियर था यार इससे कहाँ नीचे तो काम चलेगा ही नहीं। आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे या पेपर को देखकर पैनिक हो गए। अब आपको पता है
कि इस साल जब कट ऑफ जाएगा 510, 520, 530 जो भी जाता है, तो अगले साल का जब हम पेपर देंगे ना, तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं। हमारे दिमाग में माइंडसेट है, ऐसा नहीं है कि पेपर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 500 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है। अभी हमारे दिमाग में पिछले 4 साल के 5 साल के पेपर देखकर ये सेट था, अरे यार ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, 650 से नीचे तो सिलेक्शन ही नहीं होता। अब चीजें चेंज हो जाएंगी, अब चीजें चली गई जो पहले होती थी 2015, 2016, 2017। तो पेपर कठिन आना हम सबके लिए बहुत अच्छा है। पहले 650 से नीचे काम नहीं चल रहा था। अब आपको क्या चाहिए था, कल को पेपर कठिन आता है तो पता क्या चाहिए था, कल को पेपर कठिन आता है तो पता आप तुरंत किस में चले जाओगे, इस वाले में। ये बच्चों ने इस साल मिस किया क्वेश्चन का सिलेक्शन। पहला कठिन लग रहा है छोड़ा, दूसरा कठिन लग रहा है तीसरा किया, चौथा पांचवा छोड़ा, छठा किया। कारण क्या है, जेई एडवांस इतने सालों से हो रहा है, सबको पता है। बच्चा 11वीं में एडमिशन लेता है, पेपर फाड़ू आएगा। 12th में पढ़ता है, पेपर फाड़ू आएगा। ड्रॉप करता है, उसको पता है पेपर फाड़ू आएगा। 15 से 20%, 25% पेपर करने पर ही सिलेक्शन हो जाता है। कितना परसेंट करने पर, 25%, 15%, क्योंकि उसका माइंड सेट है यार पिछले 20 साल से हो रहा है यार, 20% में तो मुझे आईआईटी मिल जाएगा, 25% में तो मुझे आईआईटी मिल जाएगा। तो वो पहले वो सवाल करता है जो उससे आसानी से हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमारे 5 साल से दिमाग में बैठा हुआ था 650 से कम पे काम नहीं चलेगा। हमने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन किए, पैनिक हो गए, घबरा गए। अगर हमारे दिमाग में ये होता, अब ये अगले 2 साल में 3 साल में सेट हो जाएगा क्वेश्चन का सिलेक्शन। आपको इतिहास आपको पता चल जाएगा, 510 पे मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, आपके दिमाग में सेट है, अरे यार 10 क्वेश्चन कठिन भी आ जाएं तो मुझे पैनिक नहीं होना है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बायो शुरू किया, 90% बच्चा बायो करता है, सर बायो में ही 80-90 मिनट लग गए, जबकि बायो होता था 45 मिनट में सॉल्व। बायो का पेपर लेंदी, एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ रहा है, 80-90 मिनट लग गए। फिर भाई साहब आ गए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी लंबा कैलकुलेशन ज्यादा, 75-80 मिनट यहाँ खर्च हो गए। फिजिक्स में कुछ समय ही नहीं बचा, और फिजिक्स में जब 5-6 सवाल देखे हालत और खराब हो गई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके आए हैं, 30-30 क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं फिजिक्स में, और जो साल भर अच्छा कर रहे थे पैनिक हो गए, हाथ पांव फूल गए कि करें क्या। सही होते वो मैं गलत भर के आए हैं। कारण क्या है, जो रोज बायो 45 मिनट में सॉल्व होता था, अब कितने मिनट में हुआ, 80-90 मिनट में। केमिस्ट्री जो 1 घंटे में सॉल्व होता था, 80 मिनट में। सारा समय यही खर्च हो गया, यहाँ बचा ही नहीं। पर अगर ऐसा मेरे साथ 8 से 10 बार हो जाए साल भर में, मेजर टेस्ट में, सेमी मेजर टेस्ट में, तो पता मैं घबराऊंगा नहीं। मैं यहाँ भी 10 क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, 15 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार पहले मुझे जो जो चीजें आ रही हैं पहले उनको तो मुझे पूरा कर लेना चाहिए। तो सारा खेल माइंडसेट का है। गलती ऐसा नहीं है कि सारी आपकी है, गलती ये है कि भैया अपन तैयारी अपन उस लेवल की नहीं करी। अपन पहले से मान के चल रहे थे पेपर फॉर्मूला बेस आएगा, पिछले 5 साल में जैसा आ रहा है वैसे ही आएगा, अपन उसी तरीके से करके गए। परंतु जब आपने पेपर देखा तो चीजें कुछ अलग निकली। तो ये ज्यादा अच्छा है ये पेपर, जो 2015, 16, 17, 18 में होता था। हर मेहनत करने वाला बच्चा जाएगा, आप परेशान मत होइए। कारण सीटें वही है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मानता हूँ 25,000 सीटें हैं, ज्यादा है कम है वो अलग बात है। क्या इस साल 25,000 बच्चा जाएगा या नहीं जाएगा? कल से और पेपर कठिन आता है तो अभी सीटें कितनी है, 25,000। इसका मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी, बच्चे तो मेडिकल कॉलेज में उतने ही पहुंचेंगे।
तो आप जबरदस्ती क्यों घबराते हो कि पेपर टफ आ गया, मेरी चांसेस कम हो गई? आपकी चांसेस बढ़ गई, क्योंकि आपने कोचिंग करी है, आपने अच्छा पढ़ा है। पेपर आसान आता है, फॉर्मूला बेस आता है, तो जो बच्चा गांव में बैठ के सिर्फ सिर्फ किताब पढ़ रहा है, भाई साहब उसकी संभावना बढ़ जाती है। आप कोचिंग कर रहे हो, अच्छे प्रश्न कर रहे हो, क्वालिटी प्रश्न कर रहे हो, अपनी संभावना बढ़ी। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। अभी सेशन का आज पहला दिन है, अगर हम अपने टाइम टेबल को, सिस्टम को डेवलप कर लेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, क्लास की रेगुलरिटी, ये बहुत जरूरी है। अभी क्या होगा, एक डेढ़ महीने बाद, अरे यार बायो का तो ये टॉपिक आता है, बैग उठाया आपने और चल ले दिए। यहाँ नहीं होगा ऐसा, यहाँ आपको बाहर निकलने ही नहीं देंगे अनटिल अनलेस मेडिकल इमरजेंसी। क्लियर है मामला, भैया तेरे टॉपिक आता है, पहले टेस्ट दे दे। तो आता है ना, सरफेस केमिस्ट्री पूरा आता है, तू कह रहा है सर मुझे तो टॉपिक पूरा तैयार है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टेस्ट दे दे। अगर तेरे नंबर आ रहे हैं तेरी छुट्टी है, नहीं आ रहे हैं क्लास में। तो ये अपन को नहीं करना है कि भैया क्लास छोड़ रहे हैं ना, आज कमिटमेंट कर लो कि अपन को सारी क्लासेस रेगुलर करनी है। मेडिकल इमरजेंसी अलग बात है, आपको सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये ऐप पर मिलेंगे, पर हम तुरंत नहीं देंगे। 3 से 4 दिन का ब्रेक, मतलब आज का लेक्चर कब आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, ताकि आप लाइव क्लास घर पर नहीं, यहाँ आके ऑफलाइन अटेंड करें। सही बात है। तो ये केवल अधिकार है, सुविधा है कि भाई अपने पास है, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, 2 दिन के लिए कुछ अपन बीमार हो जाते हैं, तो अपन अपना ऐप पे देख सकते हैं सारे के सारे लेक्चर। रेगुलर आइए, टेस्ट दीजिए, अच्छे से पढ़िए। फिजिक्स में सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का। ये बात आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पर आप इसको अपनाते नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं। अभी हम आपसे पूछें यार डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है, आप सब हाथ खड़ा कर दोगे, सर इसलिए तो एडमिशन लिया है। पर परीक्षा के दौरान इस पूरे साल जितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जितना त्याग करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत के लिए कौन कौन तैयार है? 50% हाथ नहीं खड़े हो पाते, और खड़े भी होते हैं तो कर नहीं पाते मेहनत। तो दो अलग अलग बातें। डॉक्टर बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए जितना सेक्रीफाइस, जितना त्याग, मुझे 10,000 सवाल करने हैं, तो भाई 10,000 सवाल करने के लिए पूरा आपके पास कॉन्फिडेंस, 10,000 सवाल करने का आपके पास पूरा ऐसा होना चाहिए कि नहीं सर मुझे करना है, मतलब पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखिए, पहला दिन है, जैसा आप अगले 10 दिन में अपने आप को सेट कर लेंगे, वैसा माहौल अच्छा हो जाएगा। क्लास का डेकोरम अच्छा बना के रखें, मोबाइल अलाउड नहीं है मतलब अलाउड नहीं है, बैग में होना चाहिए मोबाइल। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, 5 दिन के लिए सीधा क्लास से बाहर। किसी को हमें पूछना तो है ही नहीं, खुद का सेंटर है हमारा, इतने साल हमने नौकरी करी ली, 20 साल, अब इसलिए सेंटर खोला अपना कि नहीं भाई अब हमें चीजों को बदलना है। जो माहौल धीरे 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 गड़बड़ हो रहा है, बच्चा कभी भी कुछ कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, बैग लेके घर जा रहा है, अब ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करेंगे, हमारा सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। तो डिसिप्लिन बनाना है, मतलब 2 महीने बाद तो ऐसी बाजार में चलना चाहिए नहीं यार, डिसिप्लिन से पढ़ना है, मतलब सर्वर में पढ़ाई हो रही है, और इसमें जितना हमारा योगदान है उतना आपका भी होगा। कि क्लास का माहौल, अरे नहीं सर आशीष सर मना करते हैं, मोबाइल नहीं मतलब मोबाइल नहीं, फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक आएगा, जिसको हाई हेलो करनी है ब्रेक में कर ले। 1.5 घंटे के दौरान मोबाइल चलेगा नहीं मतलब नहीं चलेगा। ये सब आपके लिए है कि अगर आपने 10 महीने ईमानदारी से अपना पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली, भाई अलग ही लेवल पे अपन काम कर सकते हैं। क्या बात ओके है क्या? बाकी सभी बच्चे आप होशियार हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मजा उसी में आएगा। चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए ऑप्टिक्स। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, सभी चीजें फंडामेंटल से पढ़ाई जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें आता होगा, ये तो तुम्हें याद है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम साल भर ही ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको हर बात सिखाएंगे, और बढ़िया मस्त अच्छे तरीके से खुश होके समझिएगा। ऑप्टिक्स 2 चैप्टर है एनसीईआरटी के, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक बड़ा है, 4 से 5 सवाल आते हैं, लगभग 26 से 27 लेक्चर का टॉपिक है, और काफी बच्चे इससे भागते हैं। अगर आपने इसको अच्छा पढ़ लिया तो यही अपनी ताकत बन सकता है। ये एनसीईआरटी के 2 चैप्टर हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 10 है, वॉल्यूम 2। एनसीईआरटी जरूर खरीद लें, नया एडिशन खरीदें, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं चलेगा। आज तो किसी भी कॉपी में लिख लें, कल से एक नया रजिस्टर डालें, अच्छे से उसको मेंटेन करें, कोने में जैसे लिख रहे हैं तो एकदम डेट होनी चाहिए, यहाँ 12 मई लेक्चर नंबर 1। इससे क्या फायदा होगा, मान लो आपको 3-4 महीने बाद रिवाइज करना है, और आपको लेक्चर 1 में कहीं दिक्कत आई, तो आप ऐप में जाओगे, 12 मई की डेट डाली, लेक्चर 1 खोला, वापस आपको यही रिकॉर्डेड लेक्चर दिख जाएगा। आपको कोई 10 मिनट की चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने ऐप में पढ़ ली, तैयार हो गए। तो कोशिश करें नोट्स बनाने की कि हर बार लेक्चर नंबर डेट डालें। इससे वापस फाइन करना, 6 महीने बाद आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछने बहुत अच्छी बात है, मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्लास में हूँ, तो आप ऐप में उस डेट पर जाके वो लेक्चर नंबर डालकर वापस एक बार देख सकते हैं। तो कुछ सिस्टम याद रखें, हर बार डेट डालें, लेक्चर नंबर डालें, जिससे अपन चीजों को अच्छे से मेंटेन कर सकें। चलिए तो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी बातें फंडामेंटल से, छोटी छोटी बातें, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे ये तो आपको आता होगा, ये तो याद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। आप हिंदी में हो? अच्छा, तो हिंदी मीडियम का तो शाम को है, आपका मैसेज नहीं आया कि आपके पास क्लास का? देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप घर जाना चाहो, आप घर चले जाओ, शाम को है आपकी 2 बजे से क्लास। और तो हिंदी मीडियम का तो नहीं बैठा भाई, बैग ले ले घर चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे आना है।
और इंग्लिश में पढ़ना है तो अभी इंग्लिश में पढ़ ली, जैसी तेरी इच्छा। पढ़ लेगी, नोट्स मत बनाना, फिर शाम को वापस हिंदी में बोलूंगा सब चीजें। चलो लिखो रिफ्रैक्शन, लिखिए व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम its speed changes comma this phenomena की स्पेलिंग नहीं आती तो बोलते देखना, this phenomena is called refraction, आइए बिंदास देखिए खुश मन से, कोई भागा दौड़ी नहीं है, क्योंकि हमने जल्दी शुरू किया है तो हमारे पास टाइम बहुत अच्छा खासा है। बैच जून में भी आएंगे, जुलाई में भी आएंगे, काउंसलिंग के बाद भी आएंगे, सबका सिलेबस कंप्लीशन डेट एक ही है। हमारे पास ज्यादा समय है क्योंकि हम 2 महीने पहले शुरू कर रहे हैं, इसलिए बहुत तसल्ली से आराम से एक एक बात पढ़िए, तसल्ली से समझिए। मेरे पास 2 मीडियम है, ऊपर है एक मीडियम 1 और एक है नीचे मीडियम 2। अब आपको कि मीडियम क्या होता है, जैसे पानी एक मीडियम है, कांच, हवा, ऑयल, ये सब क्या है, मीडियम है। भाई साहब ये लाइन क्या है, इसे बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, जो 2 मीडियम को क्या करता है, सेपरेट। ऊपर है हवा, नीचे है कांच, इसे बोलते हैं बाउंड्री। ये जो 90 डिग्री पे खींचा है बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, तो एकदम दिमाग में सेटअप करें, आराम से चिल्लाइए। ऊपर कौन, मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, जो 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है उसे बोलते हैं बाउंड्री। और बाउंड्री से जो 90 डिग्री पर है वो कौन है, नॉर्मल। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखना, ये लाइट आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। धीरे धीरे नाम समझेंगे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तीर का निशान बनाना जरूरी है। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड बदल जाती है, ये बेंड हो जाती है। बेंड 2 तरह से हो सकती है, नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है और नॉर्मल से, अच्छा बेंड हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे आधे घंटे बाद, अगर ये लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो बेंड हो ऐसा कोई जरूरी, पर हर बार जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसकी स्पीड बदल जाएगी, और इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। यहां पर एक फिनोमिना हो गया, अब इस रे का नाम बदल गया, अब इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्या बन गया, तो दिमाग में टर्म्स को बैठाइए, 20-25 दिन ये चलेगा। मीडियम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, ऊपर वाली रे का नाम इंसिडेंट रे, इसका नाम रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन, नॉर्मल। सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। ये एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आर, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायग्राम बनाना शुरू करिए, धीरे धीरे समझिए। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आजा। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे आजा, आगे उधर बैठ जा, वहां जगह। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बैठ जा। ऑप्टिक्स का मॉड्यूल मिल गया क्या, नहीं मिला। मीडियम, बाउंड्री, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सारे एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होंगे, सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होंगे। अब एक टर्म होती है जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ी हुई है, जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसे ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई आपसे ये पूछ ले रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आपको सरल भाषा में बोलना आना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। लाइट की इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब भोंदू नहीं बनना है, क्या डेफिनेशन याद ही नहीं है, न्यूमेरिकल करवा लो, ऐसा नहीं, सब कुछ आना चाहिए। कोई चलते फिरते पूछे कि भैया क्या पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन, तो भाई रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए बोलनी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। लाइट की इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ऊपर वाली रे का नाम इंसिडेंट रे, नीचे वाली रे का नाम रिफ्रैक्टेड रे। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बाउंड्री कौन होती है, जो 2 मीडियम को क्या करती है, सेपरेट। मीडियम क्या होता है, हवा, पानी है, कांच है, ऑयल है, ये सब क्या है, मीडियम। बोलो क्या ये बात ओके है, आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आपने 2-3 बार ये तो सुन लिया
कि ना सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। और कितनी बदल गई, कितनी बदल गई, आधी रह गई, 1/3 रह गई, 2/3 रह गई, 3/4 रह गई, कितनी बदल गई। उसको नापने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक टर्म बनाई, इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एक टर्म होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ सर टेम्परेचर सुनते हैं, क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। जैसे आपने पढ़ा जैसलमेर में पारा 50 डिग्री पार, तो आपको तुरंत पता, अच्छा यार 50 डिग्री तो बहुत ज्यादा है और ये जबरदस्त गर्मी पड़ रही होगी। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तापमान -5 डिग्री चल रहा है, -5 डिग्री मतलब है यार बर्फ गिर रही है, जबरदस्त ठंड है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि हॉटनेस या कोल्डनेस कितना है। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो आपके पास टूटे फूटे शब्द होने चाहिए। क्या? कैसा? देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, बिल्कुल ठीक बात। पर सर स्पीड कितनी बदल गई? 1/3 रह गई, हाफ रह गई, 1/5 रह गई, उसको कौन नापेगा? उसको नापने का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेजरमेंट है कि यार पिताजी गुस्सा थे, यार कितना गुस्सा थे, कितना गुस्सा थे, कितना गुस्से को नापा जाएगा? चांटों की संख्या से। या 2 ही चांटे में निपटा दिया, कम गुस्सा थे। 4-5 चांटे, घूसे, बेल्ट, भयंकर गुस्सा थे। तो गुस्से की मात्रा कैसे नापी जाएगी? चांटों की संख्या। या 4-5 गाली दी बस, या 15-20 गालियां दे दी, भयंकर गुस्सा थे यार। इसका मतलब है गुस्से का अमाउंट नापा जाएगा चांटों की संख्या से। उसी तरह स्पीड बदल रही है तो इसको नापेगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फील आ रही है क्या? अब इसका फॉर्मूला वो 10वीं क्लास वाला याद करिए, म्यू बराबर सी बाय वी। म्यू बराबर सी बाय वी। सी कौन होता है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट सबसे ज्यादा होती है। और वी कौन है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिखना शुरू करिए, चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ चुका है, स्वागत करिए। म्यू बराबर सी बाय वी। और सी हमें नवीं कक्षा से रटा हुआ है, आज भी रटा होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद होना चाहिए लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, बाकी किसी भी मीडियम में जाएगी तो इससे कम ही होगी, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। पहला फॉर्मूला आ चुका है चैप्टर का, म्यू बराबर सी बाय वी। भैया पीछे तक दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिखूं? साफ दिख रहा है बिल्कुल? म्यू बराबर सी बाय वी। 2-3 बार बोल लें, थोड़ा मुंह खोलें, नींद खुलेगी, चीजों को समझें। म्यू बराबर सी बाय वी। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करें। जो भी फिजिक्स में हालात है कोई दिक्कत नहीं है, आता है नहीं आता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं, हम सारा सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ लो, अब फॉर्मूला बोल लो, म्यू बराबर सी बाय वी। म्यू कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी कौन है? स्पीड ऑफ लाइट इन इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, और जब किसी पानी में चली गई, कांच में चली गई, तो वहां स्पीड कितनी हो गई? वी। एंड द फॉर्मूला इज म्यू बराबर सी बाय वी। क्या बात क्लियर है? म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि ये रेशियो है तो इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन। कुछ स्टैंडर्ड आपको म्यू याद होने चाहिए, वैसे तो आजकल पेपर में दे रखे होते हैं। वैक्यूम का म्यू होता है 1, वाटर का अगर आपको याद है तो अच्छी बात है 4/3, ग्लास का होता है 3/2। दीज ऑल आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज ऑल आर कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो रटने की जरूरत नहीं है, सवाल करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। वैक्यूम का 1 होता है, पानी का 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, और ये सभी हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू की ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती। क्या अगली स्लाइड पे बढ़ें? थोड़ा सा तेज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, और अभी नहीं, 5-7 दिन में थोड़ा तेज लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ना सिलेबस 2 साल का करना है। बहुत अभी 2 महीने 3 महीने तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बाद में फिर तलवारें चल रही हैं, फायदा क्या? जब हमें पता है 2 साल का सिलेबस करना है, हमें पता है 15 फरवरी से 1 मार्च तक सिलेबस पूरा करना है, बीच में दिवाली की छुट्टियां भी आएंगी, बीच में संडे भी आएंगे, माइनर टेस्ट भी आएंगे, मेजर टेस्ट भी आएंगे, तो अपने पास हमें समय पता है यार इतने समय में हमें सिलेबस करना है। हम तो पिछले 20 साल से करा रहे हैं, हमें तो पता है हो जाएगा। पर आपको क्या ध्यान रखना है? यार अभी सर बहुत धीरे धीरे पढ़ाएं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये नुकसान है, अभी धीरे पढ़ाएंगे समय खर्च होगा, बाद में समय की कमी हो जाएगी। तो पहले दिन से ही स्पीड ऐसी मेंटेन रखें ताकि हम चीजों को आराम से करा सकें। आप इस बात को समझिए, वो प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं एकेडमिक प्लानिंग। कौन सा टॉपिक कब खत्म होगा, कितने लेक्चर का है, इसके बाद क्या शुरू होगा, ये कितने दिन का है, ये पूरा हमारे पास प्लान्ड है। एट रैंडम कुछ भी नहीं है। अभी कल परसों में तो पूरे माइनर टेस्ट का शेड्यूल लग जाएगा, कौन से संडे को पेपर है, क्या सिलेबस है, सब कुछ आ जाएगा। तो प्लानिंग से चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको भी मन में याद रखिए, नहीं यार हल्का सा मुझे क्या रहना पड़ेगा, फास्ट।
बहुत धीरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आपने 2 महीने में 2 टॉपिक करे, बाद में पता चला बाकी के 6 महीने में 12 टॉपिक करने पड़ रहे हैं, फायदा क्या ऐसा? इसलिए दिमाग में चीजों को बैठाएं, यार 2 साल का सिलेबस करना है, पूरी 11वीं पूरी 12वीं, तो हमें स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत धीरे चलने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। समय पर सिलेबस हो जाएगा वो बहुत फायदेमंद है कि सर पूरा मार्च पूरा अप्रैल हम आराम से क्या कर सकते हैं, रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं। सिलेबस लेट होगा, रिवीजन करने का समय ही नहीं मिलेगा। क्लियर बात? तो थोड़ा सा अपन को ऐसा मन में सोचिए कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिखूं, समय बचेगा तो फायदा रहेगा, ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। तो बताइए, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक इसी में टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो हमेशा कहां आता है, नीचे। हमेशा कहां आएगा, नीचे। ये लिखने का तरीका है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जिसके रेस्पेक्ट में पढ़ें वो हमेशा कहां आएगा, नीचे, बट्टे में आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं, यार मुझे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो बताओ वाटर कहां जाएगा, ये तरीका है लिखने का। तो ग्लास रहेगा 3/2, वाटर रहेगा 4/3, तो हो जाएगा 9/। तो ध्यान रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में आएगा वो सदैव कहां आएगा, नीचे। आराम से लिख लिए, रिलैक्स रहिए। इसी तो चल रहा है भाई, कूलिंग हो रही है क्या? पीछे वाले बच्चे बताएं, कूलिंग बढ़ानी है क्या थोड़ी? सही है, तो एक दो बार बोल लें, जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो हमेशा कहां आएगा, नीचे। अगर मैं आपको बोलता हूं विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब वाटर कहां आएगा, नीचे। क्या बात ओके है क्या? जैसे फिर एक टर्म आती है इसी में, भाई साहब ये रेरर डेंसर क्या होता है? रेरर कौन, डेंसर कौन? इसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। रेरर कौन, डेंसर कौन? एनीवन, कोई तुक्का मारना चाहे? डेंसर कौन होता है, जिसका म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा वो क्या कहलाएगा, डेंसर। जिसका म्यू कम वो क्या कहलाएगा, रेरर। एग्जांपल देखना मजा आएगा, जैसे वैक्यूम का है 1 और वाटर का क्या है 3/2, या अपन वाटर लिया तो 4/3। अब सोच के बताइए कौन डेंसर है कौन रेरर है? वाटर डेंसर है या रेरर है? 4/3 बोलिए कितना, 1.33। इसका मतलब जिसका म्यू ज्यादा वो कौन, डेंसर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाटर डेंसर है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। अभी आप देखना अगला एग्जांपल, आपका मन खुश होगा। दूसरा, वाटर का कितना होता है 4/3, जबकि ग्लास का क्या होता है 3/2। अब बताइए किसका म्यू ज्यादा है, ग्लास का। तो किसी एक के म्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इन दो में बताइए किसका म्यू ज्यादा है तसल्ली से, ग्लास का। तो आप बोलोगे ग्लास का म्यू ज्यादा है, तो इस बार डेंसर कौन, ग्लास डेंसर। तो वाटर क्या हो गया, रेरर। अरे सर अभी तो आपने कहा था वाटर डेंसर है। भैया वाटर डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू, तो तेरे पिताजी चाचा से तो अमीर हैं पर ताऊजी से तो गरीब हैं, ताऊजी के पास ज्यादा पैसा है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं मेरे पापा सबसे अमीर है, ना ना, चाचा से ज्यादा पैसा है पर ताऊजी से तो कम है। तो एग्जाम्पल हमेशा कंपैरिजन वाला होगा। यही वाटर डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, पर यही वाटर क्या बन गया, विथ रेस्पेक्ट टू। तो सीधा फंडा क्या है, जिसका म्यू ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा वो क्या कहलाएगा, डेंसर। जिसका म्यू कम वो क्या कहलाएगा, रेरर। और इसे अच्छा टर्म बोलते हैं, एनसीईआरटी इसको बोलती है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसे बोलेंगे डेंसर, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको बोलेंगे रेरर। आज पूरी 10वीं कक्षा है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो 10th क्लास की किताब में नहीं है। आज बिल्कुल बेसिक बेसिक सीख रहे हैं। चलिए क्या आगे बढ़ें, क्या जल्दी से बराबर आएंगे फटाफट। दो तीन बार बोल रहे हैं जिन्होंने अभी अभी लिखा है कि अच्छा जिसका म्यू ज्यादा, बिल्कुल सरल शब्दों में बोलो, ऐसे शब्द जो आपको लंबे समय तक याद रहे। सीधा, जिसका म्यू ज्यादा वो कौन, डेंसर, बात खत्म। ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक वाक्य बोलना है, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर, जिसका म्यू कम वो, बात खत्म हो। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या? चलिए अब यहां तक का 1 मिनट रिवीजन करते हैं, थोड़ा आप रिलैक्स भी हो जाओ, पानी वानी पी लो, जब तक मैं यहां तक का रिवाइज करा देता हूं। इतनी सारी स्लाइड भर ली, चलो
पहली स्लाइड गप्पे मार लेते हैं थोड़ी। सर ये क्या लिखा सर आपने? ये लिखा कि हमारा बैच 12 पास का बैच है। अब हमें क्या करना है, 2 कॉपी बनानी है। एक बनेगी किसकी? क्लास नोट्स की कॉपी बनेगी जो रोज लेकर आनी है। ये एक बढ़िया कॉपी होगी, थोड़ा इस पे पैसा खर्च करें, स्पाइरल मेंडिंग वाली सुंदर हो और बढ़िया कागज की हो, रफ कॉपी दिखनी नहीं चाहिए, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए। किसमें? क्लास नोट्स में। दूसरी कॉपी कैसी चलेगी? प्रैक्टिस कॉपी। प्रैक्टिस कॉपी में क्या चलेगा? जितना भी काटा कूटा करना है वो किसमें? प्रैक्टिस में। डीपीपी भी उसमें सॉल्व होगी, मॉड्यूल भी उसमें सॉल्व होगा, पेपर भी उसमें सॉल्व होगा, माइनर टेस्ट भी उसमें सॉल्व होगा, सब कुछ मसाला किसमें सॉल्व होगा? प्रैक्टिस में। ध्यान दीजिए, सिलेक्शन यहीं से होगा। बोले तो प्रैक्टिस कॉपी, जितनी आपने प्रैक्टिस कॉपी भर ली, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये मान के चलिए, आपसे मैं 2 महीने बाद मिलूंगा, केवल आपके पेरेंट्स के सामने यही कॉपी मंगवाऊंगा हॉस्टल से, प्रैक्टिस कॉपी लेके आ। आपके सिर्फ शुरू के 10 पन्ने भरे होंगे, आपको वहीं वापस भेज दूंगा। कोई बातचीत करने का मतलब ही नहीं है, केवल 10 पेज भरे होंगे। और अगर आपने 1 महीने में, 2 महीने में एक रजिस्टर हर महीने भर लिया, आप देखिए आपका फिजिक्स अपने आप अच्छा होता जाएगा। मेन खेल इसका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी। आपने बायो की बहुत एनसीईआरटी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री की पढ़ी होगी, कई बच्चों ने फिजिक्स की एनसीईआरटी खोली तक नहीं है। अब अपने आप को बदलना पड़ेगा, बिना एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, सारे सॉल्व एग्जांपल भी करने हैं, अनसॉल्व भी करने हैं। मैं बताऊंगा कब कौन सा करना है, पर आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। 3 बातों पे खेलेंगे साल भर, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस कॉपी, एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। इस साल क्या हुआ हमारे साथ, ये एकदम हादसा क्या हो गया, तो क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई इसमें? मोर और लेस बहुत ज्यादा गलती हमारी और हम सब बच्चों की नहीं है। कारण क्या है? हमारा माइंडसेट था कि 650 से कम पे काम नहीं चलेगा। हमने पेपर देखा और धमाधम क्वेश्चन करना चालू किया। बायो में समय बहुत लग गया, फिर केमिस्ट्री में समय बहुत लग गया, फिजिक्स में आते आते समय बचा ही नहीं। पैनिक कर गए। पैनिक करने से जो चीजें हमें आ रही थी वो भी हमारी गलत हो गई। फिर मन में प्रश्न आता है, अगले साल भी ऐसा आ गया तो फिर क्या करूंगा? ना भैया, अगले साल ऐसा आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कारण क्या है? हम मेंटली क्या है? प्रिपेयर रहेंगे। सर ये मेंटली प्रिपेयर होने का क्या मतलब होता है? कोई एग्जांपल से बात समझाइए, ऐसी बातों से तो नहीं समझूंगा। फिर मैं आपके पास गया जेई एडवांस में। हर बच्चे को पता है, आप भी अब हॉस्टल में रहेंगे, आईआईटी के बच्चे आपको मिलेंगे, आप पूछ लेना, उसको पता है पेपर फाड़ू आता है। मैथ्स में तो 5 सवाल हिल जाएं वही बहुत बड़ी बात है, उसको पहले से पता है। उसको ये भी पता है 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान 25% पेपर करने पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे इससे ऊपर भरता जाऊंगा, मेरा आईआईटी का कॉलेज अच्छा होता जाएगा। उसको 90% की तरफ भागने की जरूरत। माइंडसेट है। लेवल 1, राउंड 1, मुझे वो सवाल छांटने हैं जो मुझसे एक बार में हो रहे हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन, जिसने क्वेश्चन का सिलेक्शन सही किया होता वो यहां भी निकाल लिया उन्होंने पेपर में। उन्होंने देखा, कल मैं एक बच्चे से बात करी, उसके 570 नंबर आ रहे हैं। सर कि मुझे आधे घंटे में पता चल गया ये पेपर पिछले 5 साल के पेपर जैसा नहीं है। इसमें सर सवाल नए दिख रहे हैं, सवाल लेंदी दिख रहे हैं। सर मैंने, आप विश्वास करो सर, मैंने अपने मन में समझ लिया इस बार पेपर में कट ऑफ लो जाएगी। ये पेपर 2015 2016 जैसा है। मैंने सर क्वेश्चन को सेलेक्ट करना शुरू किया, जो जो मेरे से बन रहे थे वो मैं करता गया, बाकी मैं छोड़ता गया। पैनिक नहीं हुए। इंपॉर्टेंट है, पैनिक हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब संभावना कम है, क्योंकि जब इस साल आप देख लोगे 520 530 पर मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार 500 पे भी तो मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मुझे 690 नंबर नहीं लाने। एक बार मुझे ये क्लियर करना है, बाकी तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा मेरा अपने आप कॉलेज इंप्रूव होता जाएगा। तो ध्यान रखिए, 2026 में आप सोचो कि और कठिन आ जाए बहुत अच्छी बात है, कैसा भी आए, पर हम क्या है, एक मानसिक रूप से तैयार है। यार 490 पे मिला था, 360 में तो कैटेगरी में मिला है, तो यार 360 में कैटेगरी में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेहनत करनी चाहिए ताकि हम इस तरह के पेपर कर पाए। किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर आना। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कितना भी होशियार है, कितना भी जबरदस्त उसका दिमाग चलता है, और अगर डिसिप्लिन से और रेगुलर नहीं पढ़ता, हमने अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम डाउन होते हुए देखा है। इंपॉर्टेंट है रेगुलर मेहनत। और अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं कि सर मुझे थोड़ा बहुत आता है, पर खूब मेहनत करके एकदम हम इंप्रूव होते हुए भी देखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेगुलरिटी। दूसरा, सारे टेस्ट दीजिए, जितने माइनर, मेजर, सेमी मेजर होंगे सारे देने हैं। और सबसे मेन खेल किसका है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आता जाएगा। ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने शुरू किया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के कितने टुकड़े हैं? 2, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अब टूटा फूटा बोलिए। जब लाइट एक मीडियम से, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड बदलने की इसी घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। बाउंड्री जो 2 मीडियम को क्या करती है? सेपरेट। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात? आगे बढ़े। चैप्टर का पहला फॉर्मूला म्यू बराबर, कोई आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप जानते हो?
हॉस्टल में रहोगे, 11-12 के बच्चे भी आपके साथ रहेंगे ऊपर नीचे, वो आपको बड़ा भैया मानेंगे, बड़ी दीदी मानेंगे कि इनको तो आता होगा। उनको सच्चाई थोड़ी ना पता है, वो एक भ्रम में रहते हैं, ये तो सीनियर हैं, इनको तो आता होगा। तो अपन को आना भी चाहिए, तब मजा है। कोई आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो आपको एक लाइन बोलनी आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब लाइट किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड के में क्या चेंज हो रहा है, स्पीड आधी रह गई, 1/3 रह गई, 2/3 रह गई, वो बताने का पैमाना कौन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस प्रकार मैंने आपको एग्जांपल दिया, यार पिताजी कितना गुस्सा है यार, कितना गुस्सा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चांटों की संख्या। एक चांटे में फ्री कर दिया, रोज ही होते हैं इतना तो। टिकाए धमाधम धमाधम, आपको पता चल गया भैया आज तो गुस्से की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो फॉर्मूला बोलिए म्यू बराबर C/V। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे वो हमेशा हमेशा नीचे आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर कहां आएगा? फिर आया डेंसर कौन? और सरल शब्द, जिसका म्यू ज्यादा वो डेंसर, जिसका म्यू कम वो रेयर। ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखें। दो लॉ हैं, आपको याद है। पहला तो बहुत ही फर्जी है, सभी को याद है, लिखें। इंसिडेंट रे, बोर्ड से लिख लें अगर कहीं स्पेलिंग में दिक्कत आ रही हो तो। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same place। पहला लॉ है, 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, कभी इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, पर आना चाहिए कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सर क्या कहने का मतलब है, आप खुद देख लीजिए। ये चित्र देखिए, धीरे धीरे दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन है? नॉर्मल। ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। अब आप खुद देखिए, ये तीनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब है ये सब बोर्ड में है। इंसिडेंट रे भी यहाँ है, इंसिडेंट रे ऐसे नहीं हो सकती। इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देखिए, मान लो ये बोर्ड का प्लेन कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है सर? एक्स वाई कैसे बोल दिया? ये वाली कौन सी एक्सिस? एक्स, ये वाली वाई, तो ये प्लेन। तो तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। चित्र बना लीजिए। और दूसरा आता है जो सबसे काम का है, वो है भाइयों स्नेल्स लॉ। मेन यही खिलाड़ी है, इसी पर अगले 2-3 लेक्चर टिके हुए हैं। तो पहला लॉ बोल लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बढ़े आगे। अब आता है भाई स्नेल लॉ, इसको पढ़िए, मजेदार। और सिखाता हूं इसको मैं कैसे याद रखता हूं और आपको कैसे याद इसको रखना है। देखिए, ये एंगल क्या होगा? आई। ये एंगल ऊपर म्यू1, नीचे। अब स्टाइल क्या है स्नेल लॉ लगाने की? सब बोर्ड पे देखें, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, ऐसे लिखेंगे म्यू1 साइन आई। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगले 50 बार मैं ऐसे ही लगाऊंगा, आप भी ऐसे बोलिए, ऊपर का म्यू म्यू1, ऊपर का एंगल आई, म्यू1 साइन आई, नीचे का म्यू म्यू2, नीचे का एंगल। क्या होता है, आप इसे रट लेंगे। इसलिए मैं जानबूझकर एक डायग्राम और बना रहा हूं ताकि आप इसे रटे नहीं। ये मैंने अल्फा माना, ये बीटा माना, ये म्यू नॉट माना और ये म्यू माना, ताकि आप उसको रटे ही नहीं। क्या होता है, आई और आर तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब यहां लगाइए, क्या होगा? एक ही तरीका है, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। इसी अंदाज में याद करें, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का। कोई टेंशन वाली बात नहीं। तरीका सीखिए। मान लो ये बाउंड्री है, क्या होता है जनरली हम ऊपर नीचे मीडियम मानते हैं। अब मैंने इधर एयर माना और इधर वाटर, तो बाउंड्री ऐसी होगी। अब बताइए नॉर्मल कैसा खींचेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल आएगा 90 डिग्री। दिमाग चलाएं, क्या होता है, ये चित्र देख देख कर हमें दिमाग में रट लेते हैं नॉर्मल ऐसा होता है ना भाई। 10वीं में 12वीं में यही बना हुआ है। आपको ये आना चाहिए बाउंड्री क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, ऊपर हवा नीचे पानी, तो ये बाउंड्री है। अब आपने क्या किया, इधर एयर है इधर वाटर है, तो बाउंड्री ऐसी है। अब नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा सतर्क रहोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। डेफिनेशन से जाओ, जुगाड़ मत लगाओ, परिभाषा याद होनी चाहिए। बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, नॉर्मल बाउंड्री के परपेंडिकुलर। मुझे सारे एंगल नॉर्मल से नापने हैं। अब देखना, ये एयर से आए और आप वाटर में गए, ये एंगल है मान लो 30 डिग्री,
ये एंगल है अल्फा। अब बताओ स्नेल लॉ कैसे बोलोगे? इधर का म्यू म्यू एयर, इधर का एंगल साइन 30, उधर का म्यू म्यू वाटर, उधर का एंगल। ये सबसे बेस्ट तरीका है, कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा। चित्र बनाइए और उसी अंदाज में लिखिए, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। चित्र बनाइए, एरो जरूर बनाइए। कई बच्चे एरो नहीं बनाते, एरो जरूर बनाइए। बिना एरो बेकार है। अच्छा काम करिए ताकि पढ़ने का मजा आए। एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, मन में बोलिए टूटा फूटा। जितना फिजिक्स बोलेंगे उतना सीखेंगे। बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है उससे बोलते हैं बाउंड्री। बढ़े आगे, अगली स्लाइड कर रहा हूं। खुद डायग्राम बनाए, एरो अच्छे बनाए, डायग्राम पूरे बनाए, नॉर्मल बनाए, बाउंड्री बनाए, मन में बोलते हुए बनाए। ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। एंगल हमेशा नॉर्मल से नापे जाते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये सब बातें दिमाग में सेट करेंगे ना तो 2 दिन 3 दिन में चीजें समझ में आएंगी। बहुत सही। यहाँ अल्फा नहीं होगा। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। बहुत सही। बताऊं क्या? क्लासेस अल्टरनेट आएंगी। अल्टरनेट का मतलब है आज मंडे है तो अगली क्लास आएगी वेनसडे, फिर आएगी फ्राइडे। तो आपको पूरा समय मिलेगा पढ़ाई करने का। आज 3 सब्जेक्ट की क्लास है तो कल दूसरे 3 सब्जेक्ट क्लास है। मेरी आएगी एक दिन छोड़कर एक दिन, तो आपको पूरा टाइम है, पढ़िए। पढ़कर आएंगे तो और मजा आएगा। बोलिए क्या आगे बढ़े? तो एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे? नॉर्मल से। चलिए आगे बढ़े। करूँ नेक्स्ट करूँ क्या? आगे सब बराबर, आगे देख लो जल्दी। ये एंगल देखिए, ये लाइट का किसके साथ? नॉर्मल। ये लाइट का किसके साथ? नॉर्मल। ये बाउंड्री है। बाउंड्री को डार्क कर दें चाहे तो, बाउंड्री को डार्क कर दें चाहे तो। ये बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है बताइए, बोलिए? जो दो मीडियम को क्या करती है? सेपरेट। आगे बढ़े। तो ये रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं, दोनों को पढ़ लें। पहला क्या था बताइए? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेस। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन कॉमा frequency of the light, frequency of the light do not change, do not change, because frequency is the, frequency is the property of source, because frequency is the property of source। क्या मतलब है, इस बात को समझिए। ये 2 बार पेपर में आ गया सवाल। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हर व्यक्ति की एक गले की फ्रीक्वेंसी होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की। मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग। अपन कस्टमर केयर पे बात करते हैं, हेलो सुनते ही अपना मन खुश हो जाता है। ना अपन उसका नाम जानते हैं, ना अपन ने कभी उसको देखा है, केवल आवाज सुनते ही मन खुश हो जाता है। आप पहचान लेते हो लड़की बोल रही है। तो ये मेल फीमेल की वॉइस का अंतर है।
पतली वॉइस फीमेल की होती है, मोटी वॉइस मेल की होती है। ये फ्रीक्वेंसी का अंतर है। उसी तरह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज बिल्कुल फटी हुई है, आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं गाना शुरू कर दूंगा तो आप सब भाग जाओगे, इतनी मेरी आवाज फटी हुई है। पर ये क्या है, ये मेरे गले की फ्रीक्वेंसी है। सोनू निगम की आप आवाज सुने आपको आनंद आ जाता है, अरिजीत सिंह की आवाज सुने आपको आनंद आ जाता है, मतलब आपका ब्रेकअप नहीं हुआ तो भी वो ऐसी फील दिला देता है कि ब्रेकअप हो गया है ना। तो मतलब आवाज सुनते आप इमोशनल हो जाते हो, फ्रीक्वेंसी का खेल है सारा। मुद्दा ये है कि मेरे गले से जो साउंड वेव निकल गई उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब आप उनको पानी में ले जाओ, उनको ऑयल में ले जाओ, उनको ग्लास में ले जाओ, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि वो कहां से निकली है, मेरे गले से। और सोर्स कौन है, मैं। जब तक मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलूंगा जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो रिफ्रैक्शन के दौरान जब लाइट यहां से आ रही है तो भाई ये लाइट कहीं से तो आई होगी, सन से आई होगी, ट्यूबलाइट से आई होगी, मोमबत्ती से आई होगी, आपकी मोबाइल की फ्लैश लाइट होगी। ये एक बार मोबाइल से निकल गई मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब ये पानी में जाए, कांच में जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार और पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। डायग्राम बना ले। दूसरा भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कलर्स आर करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। दूसरा पॉइंट लिखें, कलर्स आर करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। अब बताइए क्या कलर बदलेगा क्या, आंसर है कलर भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा बताइए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही, और फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध किससे है, कलर से। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर अगर ग्रीन कलर का प्रकाश है तो भैया वो पानी में जाने के बाद भी ग्रीन ही रहेगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बच्चा सोचता है पानी में जाने के बाद उसका कलर बदल जाएगा, नहीं, कलर नहीं बदलेगा। क्या फ्रीक्वेंसी बदली क्या, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर भी नहीं बदलेगा, क्योंकि कलर्स का आइडेंटिफिकेशन, कलर्स का कैरेक्टराइजेशन, कलर का सीधा संबंध किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से। तो इस बात का ध्यान रखिए, कलर भी नहीं बदलेगा। हरे रंग का प्रकाश पानी में जाने के बाद भी हरे रंग का ही रहेगा, उसका कलर नहीं बदलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलती, कलर भी नहीं बदलता। क्या स्पीड बदल जाती है क्या, स्पीड तो बिल्कुल बदलती है। टॉपिक का नाम यहीं से शुरू किया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या आगे बढ़े क्या, चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए। अब एक 11th क्लास का फॉर्मूला है, v बराबर एफ लेमडा, जहां पर v है स्पीड, f है फ्रीक्वेंसी, लेमडा है वेवलेंथ। v बराबर एफ लेमडा। अब ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, बोर्ड पे देखिएगा, अलर्ट रहिए। f को मैं काट रहा हूं, पूछिए f को क्यों काट रहा हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी तो बदलती ही नहीं है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब जो हाल स्पीड का होगा वही हाल। मान लो आपसे कहा आप रेडर से डेंसर गए, कहां गए, अब बताना स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, तुक्का नहीं, बोर्ड पे देखो, डेंसर में गए, डेंसर मतलब म्यू, दिमाग लगाना, डेंसर मतलब म्यू। अच्छा म्यू बराबर होता है सी बाय, सोच के बता, अगर म्यू ज्यादा है बच्चे तो वी को, इसका मतलब रेडर से डेंसर जाने पर पहला आंसर स्पीड डिक्रीजेस। सर एक बार और समझाओ, चल एक बार और सुन, रेडर से कहां गए, दिमाग में सोच, अच्छा डेंसर में गए, डेंसर में गए, डेंसर में गए मतलब म्यू, म्यू ज्यादा तो स्पीड, इसका मतलब स्पीड डिक्रीजेस। फॉर्मूला होता है v इज प्रोपोर्शनल टू, जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल। बता अगर स्पीड डिक्रीज है तो वेवलेंथ भी, वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आती है, बता। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। व्हाट अबाउट कलर, व्हाट अबाउट कलर। तो भैया ये एक बहुत पॉपुलर सवाल है ऑब्जेक्टिव परीक्षा का, एकदम शानदार याद होना चाहिए। रेडर से डेंसर जाने पर क्या क्या होता है। अच्छा परीक्षा में उल्टा भी कर सकता हूं मैं, सोचो मैं डेंसर से रेडर गया तो क्या होगा, तो जरा सोचो, रेडर, रेडर मतलब म्यू कम, म्यू कम तो वी
जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल, स्पीड डिक्रीजेस वेवलेंथ। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बदलती ही नहीं है। व्हाट अबाउट कलर, लिख लीजिए। ये चारों पॉइंट काम के हैं, चारों पे प्रश्न पूछा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे चौथा। बढ़ू आगे। एक बार मन में बोल लें, रेडर से डेंसर जाने पर क्या होगा। डेंसर, ऐसा सोचें जैसा पेपर में सोचें। डेंसर, डेंसर मतलब म्यू, म्यू ज्यादा तो स्पीड कम, क्योंकि म्यू और वी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। फिर सोचें जो हाल स्पीड के होंगे वही हाल, यहां लिख लो। कौन सा अपन को 10 महीने याद रहेगा, लिख लो ना, अपनी तो नोट्स हैं, शर्म क्या। जो हाल स्पीड के वही हाल वेवलेंथ के, लिखने में क्या दिक्कत है, अपने नोट्स हैं, बढ़िया टकाटक रहेगा मामला, बाद में पढ़ने में मजा आएगा। जो हाल स्पीड के वही हाल वेवलेंथ के, अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। बोलिए क्या ये बात ओके है। स्लाइड चेंज करूं क्या, जल्दी आओ। बढ़े, चल भैया आगे बढ़ते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट, इफ लाइट इज इंसिडेंट along the normal, then if light is incident along the normal, अगर लाइट नॉर्मल के along आ जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, आइए। ये सब आज 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, सब चीजें एकदम बढ़िया हैं। आओ फिर से मौका, जल्दी से बताओ ये कौन, बाउंड्री, ऊपर म्यू वन, नीचे 5 बार बनाते याद हो गया, नॉर्मल। अब ध्यान से देखना, लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है भाई, ये देख लाइट कैसी आ रही है, नॉर्मल अलोंग। कोई एंगल बताएगा कितना डिग्री, 0, 90 नहीं होगा। कारण एंगल नॉर्मल से तो नापे जाते हैं, जो नॉर्मल है वही लाइट है, तो लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो नॉर्मल से एंगल कितना हुआ। अब क्या होगा, लाइट मुड़ेगी या सीधी निकल जाएगी, हमें नहीं पता। स्नेल लॉ जो कहेगा वो माना जाएगा। आओ स्नेल लॉ लगाओ, मजा आ जाएगा। बोलो, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल 0, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल नहीं पता, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। मैं तुक्का क्यों मारूं, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, जो लॉ कहेगा वो उत्तर आएगा। मैं तो लॉ लगाया, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। बता साइन 0, 0, म्यू टू साइन आर, म्यू वन को 0 से करेंगे 0, म्यू टू साइन। अब ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को 0 होना है, देख लो 0 ही तो है, तो बताइए 0 होने के लिए क्या म्यू टू 0 हो सकता है। म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो कभी 0 होगा ही। इसका मतलब साइन आर को क्या होना पड़ेगा 0, और साइन 0 कब होता है 0 डिग्री। इसका मतलब अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं क्या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ है, तभी तो स्नेल लॉ लगाया है। कई बच्चे पूछते हैं क्या स्पीड नहीं बदली होगी, बिल्कुल बदली होगी, सब कुछ हुआ है, बट उसकी बेंडिंग नहीं हुई। और लगाया क्या है स्नेल लॉ, रिफ्रैक्शन, यस। क्या स्पीड बदली होगी, यस। क्या वेवलेंथ बदली होगी, यस। सब कुछ बदला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अब आपको याद रखना हमेशा, बार बार इतनी नाटकबाजी की जरूरत नहीं है, कि अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। और कारण है कौन, स्नेल लॉ। कारण है कौन, स्नेल लॉ। क्या बात ओके है, लिख लीजिए। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये क्या बार बार इतनी बातें आपको अप्लाई नहीं करनी है,
अब इसको आपको हमेशा याद रखना है एज अ रिजल्ट कि अच्छा एक बार अपन ने इसको समझ के लिख लिया, अब अपन को सीधा याद होना चाहिए। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। नोट्स अच्छे बनाएं, पिछले साल के नोट्स को एक बढ़िया से बंडल में पैक करके घर भेज दें। पिछले साल के नोट देखते रहेंगे तो कोई काम के नहीं है। बिल्कुल फ्रेश नोट्स बनाएं, अच्छी तैयारी करें, पॉजिटिव सोच रखें, यार खूब मेहनत करनी है, खूब क्वेश्चन लगाने हैं। मॉड्यूल करें, 2 दिन बाद से मॉड्यूल को होमवर्क देना शुरू करूंगा, मॉड्यूल करके लाइए, डीपीपी मिलेगी वो सॉल्व करिए, रेगुलर टेस्ट पेपर होंगे, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक अपन को पढ़ाई करनी है। तो आइए याद रखें, सेंटेंस लिख लें, सीधा याद होना चाहिए। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। क्या रिफ्लेक्शन हुआ? क्या यस रिफ्लेक्शन हुआ है। आप ऐसा मत सोचो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या स्पीड बदली है? बिल्कुल बदली है, सब कुछ हुआ है, बट उसकी बेंडिंग नहीं हुई क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 0। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लिखेंगे, जल्दी से बराबर आएंगे। पहला सवाल, इन द गिवन सिचुएशन, जल्दी बराबर आए, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द एंगल ऑफ इमरजेंस। बहुत बेसिक सवाल है और केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा, पर अटेम्प्ट करें, काटा कूटा चलने दें। चित्र बनाइए, अटेम्प्ट करिए। अब जैसे 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ बताइए? वो लाइट कहाँ आ रही है? नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि जब आप नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल भी तो 90 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, पर बाहर सीधी नहीं निकलेगी क्योंकि फिर वहां पे आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। कितना आंसर? 60, 30, 60। अब काटा कूटा चलने दीजिए, काटा कूटा का कोई टेंशन नहीं है, पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर मैं आगे कैसे बढ़ूं। 5 सवाल गलत होंगे, हो जाने दो, क्या दिक्कत है? नोट्स गंदे सुंदर का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, 2 बार सिखाऊंगा, तसल्ली से आराम से देखना, पेन पेंसिल छोड़िए। जैसे लाइट चल रही है ना वैसे आप चलो। आपको बोलना ना चाहिए अरे गुरुजी ये क्या है, ये बाउंड्री है, क्योंकि इधर एयर है और इधर मीडियम है, तो आपको पता चले ओहो ये कौन है गुप्ता सर, बाउंड्री। 2 मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट। क्या खींचा? नॉर्मल। टक 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 टक। क्या नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है? और भाई, और भाई, ये इंसिडेंट रे तो किसके लॉन्ग आ गई? अगर नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो बिना मुड़े, बिना मुड़े, ये देख बिना मुड़े सीधी निकल गई। क्या यहां से भी बिना मुड़े सीधी निकाल दूं क्या? क्यों? फिर वही बात, बाउंड्री बता, बाउंड्री। आशीष सर बाउंड्री अब ये है, इस बार बाउंड्री अब ये है। सर आपको कैसे पता चलता है ये बाउंड्री है? ये 2 मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट। अब नॉर्मल खींच। ओके गुरुजी ये नॉर्मल है। अब बता क्या ये नॉर्मल के अलोंग है क्या? मतलब ये बिना मुड़े सीधी नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन। हमें नहीं पता क्या होगा, हमने बाहर निकाल दी और कितना एंगल बना दिया? ई। ई कौन है? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब मैथमेटिक्स लगेगी, वो ध्यान से देखना, वहीं तू फंस रहा है। ये 60 तो ये भी, ये 90 है तो ये भी, 90 और 60 150 तो ये 30। क्या नॉर्मल के साथ आ गया एंगल? हाँ। अब बताना, अंदर का म्यू √3, अंदर का एंगल sin 30, बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल खत्म, खत्म। √3 sin 30 1/2 sin e, √3/2। बता √3/2 कब होता है? sin 60। सर साइन की टेबल भी नहीं आती सर मुझे। अरे कोई बात नहीं, तो मैं कहा ना मैं सब सिखा दूंगा, तो चिंता क्यों करता है? sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब तुझे याद होनी चाहिए, sin 37 3/5, sin 53 4/5, cos 37 4/5, cos 53 3/5।
नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, आपको साल भर ये नहीं बोलेंगे ये तो आता होगा, ये तो कर लेना, ये अपने आप कर लेना, नहीं भाई। हर चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फंडामेंटल से एक एक छोटी बात बताएंगे, उसकी चिंता मत कर। बस ये ध्यान रख कि गुरुजी एक बार बता दिया, अब मुझे याद होनी चाहिए, अब बार बार बताने का मौका नहीं मिलेगा, इतना आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब एक बार और समझा दो सर, ऊपर से गया, आजा वापस देख और समझ कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं तुम भी वो शब्द बोलो। ये लाइट आई, लाइट के साथ चलो तो मजा आएगा। देखो सर लाइट आ रही है, सर ये कौन है, ये कौन है गुप्ता सर, बाउंड्री। सबसे पहले क्या खींचो, नॉर्मल। क्या नॉर्मल 90 डिग्री पर? और भाई इंसिडेंट रे तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, पूरा वाक्य बोलो। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये बिना मुड़े सीधी निकल गई, टक। ये देख, सब पूरी सीधी निकाल दोगे क्या? ना, पूरी सीधी नहीं निकालेंगे। अब बता ये कौन, ये कौन, बाउंड्री। सोच, अगर बाउंड्री वाई एक्सिस है तो नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा। अब मुझे नहीं पता कैसे जा रही है, मैंने ऐसे मान लिया और ये एंगल क्या मान लिया, ई। अब थोड़ी सी मैथ्स है जो तू नहीं लगा पा रहा, ये 60 है तो ये भी कॉरेस्पॉन्ड एंगल, ये 90 है तो ये भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 बनता है। ये 90, ये 60, 150, तो ये वाला 30। ये कौन है, नॉर्मल। इंसिडेंट का किसके साथ चाहिए, नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड का भी किसके साथ, नॉर्मल। अब अंदर का म्यू √3, अंदर का एंगल sin 30, बाहर का म्यू 1, बाहर का एंगल sin 30 1/2। बताइए ई कितना, बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? लास्ट स्लाइड लगाओ, एक ही है, कुछ भी कहीं से भी कर लो। कैलकुलेट द टाइम टेकन by the light ray to cross the slab, cross CROSS, cross the slab। बोर्ड से देख ले, बोर्ड से देख ले। टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब। ये एक स्लैब है जिसकी मोटाई है 4 mm, जिसका म्यू है 3। लाइट आ रही है, आपको स्लैब को पार करने में कितना टाइम लगेगा वो कहना। ये होमवर्क है, घर से करके लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है 10th क्लास सिखाइए। अब इसके आगे से नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।